हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। प्रीवियस सेशन से हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया रोइजन की बुक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से, और इस सेशन पे हम एल्गोरिथम के नैव स्ट्रिंग मैचर से ये चीज़ों को मज़ीद प्रोसीड करके आगे लेके जाएंगे, और बुक में जितने टॉपिक्स मौजूद है चैप्टर 3 से वो तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि एल्गोरिथम को इन डेप्थ अगर आप स्टडी करना चाहते हैं बिसाइड्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर पहुँचोगे। यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है डेटा स्ट्रक्चर के नाम से, आप इसे सेपरेट प्लेलिस्ट पर ओपन कर लें एज़ यूजुअल जैसे मैंने किया हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट इनकी वीडियोस मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 34 वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डिस्क्रीट से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट डिस्क्रीट का भी मौजूद है, आप विद ईज़ देख सकते हैं। तो चैनल पर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बार जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 3 में 3.1.4 स्ट्रिंग मैचर का टॉपिक है। स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग मैचर पे। नाइव स्ट्रिंग मेथड क्या है? तो स्ट्रिंग मैचर एज अ नेम सजेस्ट डिफरेंट टेक्निक्स हैं किसी स्ट्रिंग को उसके सब स्ट्रिंग से मैच करने के लिए। उनमें से एक तरीका नाइव स्ट्रिंग मैचर का है। तो एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद प्रोसीजर की तरफ आएंगे। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसे मैं सेट ऑफ द कैरेक्टर्स भी कह सकता हूँ, और जिस पार्ट को हम इससे तलाश कर रहे हैं वो इसका सब पार्ट कहलाएगा, क्योंकि जब तक वो इसमें मौजूद नहीं होगा तो वो उसका सब पार्ट होगा ही नहीं। तो सब पार्ट होने का मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग इसमें मौजूद रहेगी। तो नाइव स्ट्रिंग क्या करती है या मेथड उसका क्या है? सबसे पहले जिस पार्ट को हम उसमें तलाश कर रहे हैं उसके पहले कैरेक्टर से पहले स्ट्रिंग को मैच करेंगे। क्या वो चीज़ मैच हो रही है? अगर वो मैच होती है तो स्ट्रेट लाइन से बनाया जाता है जैसे यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर वाई है, मैं उसे मैच करता हूँ उसके पेरेंट के यानी सेट के सेकंड से, वो मैच नहीं होती तो उसे हम इस तरह की जैक्ड लाइन से मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर s=0 का मतलब ये है कि हमने शिफ्टिंग 0 की है, यानी कोई भी शिफ्टिंग नहीं की है। इनिशियली जहाँ पर हमारा कैरेक्टर मौजूद था हम उसके पहले ही कैरेक्टर इंडेक्स नंबर 0 से चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं मिली, मैच नहीं हुई। अब हम शिफ्ट 1 करेंगे। शिफ्ट 1 किया तो अब हमारी चेकिंग होगी वो 1 से होगी जो यहाँ मौजूद है। तो ई को सी से मैच कर रहे हैं, जैक्ड लाइन बनाएंगे यानी मैच नहीं हो रही, कोई मसला नहीं। अब हम शिफ्ट की वैल्यू को मजीद इंक्रीज करेंगे 2 जैसे मैंने किया तो फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो गया, सेकंड भी मैच हो गया और थर्ड भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो राइट शिफ्ट है जिसके ज़रिए से मुझे मेरी सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग पर यानी सेट पे मिल गई। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा दफ़ा वो सबसेट मौजूद हो? जी बिल्कुल हो सकता है। लिहाजा इसके लिए मुझे एस की वैल्यू मज़ीद इंक्रीज़ करनी होगी। मैंने शिफ्टिंग 3 की, 3 करने से मुझे जैक्ट लाइन मिल रही है यानी यहाँ पर कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे हैं। एस की वैल्यू 4 की, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर मैच हुआ, सेकंड को मैच किया, थर्ड भी मैच हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि शिफ्ट 4 जो है वो राइट शिफ्ट है जिसके ज़रिए से हमें सब सेट मेन सेट से मैच होता हुआ दिख रहा है। सो द स्टेप ऑफ द नाइव स्ट्रिंग मैचर विद पी, यानी जिस चीज़ को आप मैच कर रहे हैं वो पी है, और जो टोटल टी है वो आपका टेक्स्ट है जो आपको एज ए इनपुट दिया गया है। So matches are identified with a solid line and mismatch line with a jagged line as we have seen. The algorithm find two valid shift s=2 एंड s=4। यही 2 वैलिड शिफ्ट हैं जिसके ज़रिए से हमें हमारा सब सेट पर मैच होता हुआ दिखा। तो एग्जांपल हमने समझ ली। प्रोसीजर पर आते हैं कि स्ट्रिंग मैचर का प्रोसीजर किस तरह से बन रहा है। प्रोसीजर का नाम स्ट्रिंग मैचर है या मैच है। 2 वेरिएबल m और n यूज़ किया है जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। m की वैल्यू <n होनी चाहिए। t जो है वो टेक्स्ट है और p यहाँ पर मैचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी मैचर के इंडिविजुअल कैरेक्टर को। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी होगी कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये एज्यूम करो कि ये y e यहाँ पर z और x होता और हम शिफ्टिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ से मैच होना शुरू होता, फिर C पर आते, फिर E पर आते, फिर Y पर आते और फिर E पर आते। इस जगह पर आने के बाद अगर चीज़ें मिस मैच हो रही हैं तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, या अगर मैच भी हो रही हैं तब भी आगे जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे तीसरा कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं है। लिहाजा इस स्टेप पर हमारा मैचिंग प्रोसीजर एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, यही वजह है कि m=n के स्टेप को यहाँ फॉलो किया गया है। अब ये फर्दर ये चीज़ हमें समझ में आएगी। अब हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं 0 से n-m तक। ये स्टेप है हमारे लूप का, यानी ये लूप इन्हीं चीज़ को फॉलो करेगा n-m को। j की वैल्यू 1 करके हमने लूप पे कहा, नेस्टेड लूप वाइल बनाया, j=m एंड t ऑफ s प्लस j=t, यानी जब मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ और कैरेक्टर्स पे आगे जा रहा हूँ तो क्या वो मैच कर रहा है p से?
यानी टी हमारे ओरिजिनल मैचिंग टैग से मैच कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो जे की वैल्यू को आगे बढ़ाओ और आगे वाले कैरेक्टर को भी देखो, यानी फर्स्ट मैच कर रहा है तो सेकंड कर रहा है या नहीं। अगर सेकंड कर रहा है तो इंक्रीज करो और चेक करो कि अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन एम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब सेट जो है वो हमारे सेट पे मिल चुका है, और क्या चीज़ प्रिंट करा दो, एस इज़ अ वैलिड शिफ्ट, यानी ये चीज़ वैलिड शिफ्ट है और हम आगे जाकर देखते रहेंगे शिफ्टिंग में, और जैसे वो चीज़ मैच होगी हम चीज़ों को डिस्प्ले करवा देंगे, राइट। तो स्ट्रिंग मैच का ये प्रोसीजर था जो नाइव स्ट्रिंग मैचर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए और उसके प्रोसीजर को भी हमने समझा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीडी अप्रोच है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये अप्रोच है। एक्चुअली इज़ नॉट एल्गोरिथम, इट्स अ ग्रुप ऑफ द एल्गोरिथम जो नॉर्मली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को के लिए सॉल्व किया जाता है, यानी किसी भी प्रॉब्लम में आप उसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कराना चाहते हैं तो हम ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करते हैं। सो मैनी एल्गोरिथम वी विल स्टडी इन दिस बुक वी आर डिजाइन टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन problem. The goal of such problem is to find a solution of a given problem that either minimize और maximize the value of the sum parameter, यानी जिस प्रॉब्लम को आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं उस सम पैरामीटर के बिहाफ पर हम अपना सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम स्टडीड लेटर इन द टेक्स्ट बुक include finding a route between two cities with least total mileage, determining a way of encode message using a fewest bit possible, finding a set of fiber links between network nodes using a least amount of the fiber, and etc. These are the proper example which we will study in a topic of the tree and graph, जहाँ पर हम इस optimization algorithm को मज़ीद proper example के साथ देख रहे होंगे। तो ग्रीडी का मतलब यहाँ पर हमें ये समझना है कि है क्या। देखो ग्रीडी का मतलब इन सिंपल होता है लालच करना, ठीक है। तो इसके ज़रिए से हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी सिटीज़ को विज़िट करना चाहते हैं जिसके रूट कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा डेस्टिनेशन है और ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, तो ये इस तरह से ये चीज़ें अटैच्ड हैं, ठीक है। अब हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचने के दो रूट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसकी कुछ कॉस्ट वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मिनिमाइज डिस्टेंस देखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 और यहाँ पर 30 मौजूद है, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ पर 4 है, ठीक है, जबकि यहाँ पर 5 है। तो देखिए 3 वे यहाँ पर बन रहे हैं ना। तो अगर मैं फर्स्ट वे को देखूँ तो वो ग्रीडी अप्रोच को यूज़ करते हुए यूँ जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से एक अप्रोच यूज़ करके यूँ भी जा सकता है। मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ 3। अगर मैं लीस्ट डिस्टेंस से देखूँ तो वो इस वे को यूज़ करेगा 2, फिर ये होगा 5, ये हो गया 7 और उसके बाद ये 4 यूज़ कर लेगा। तो टोटल कितने बन गए 11। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम से शुरू करेगा, आगे जाकर वो बैकवर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन इसके ऑप्टिमल अगर मैं मज़ीद जाऊँ, यानी ग्रीडी अप्रोच को ख़त्म करते हुए मैं 3 को ले सकता हूँ। देखो ये हो गया 7, 3 और 4 और ये हो गया 9, इन तीनों को मिलाकर। तो अब मैं इस वे के ज़रिए से कितने अप्रोच कॉस्ट यूज़ कर रहा हूँ 9, और उसके ज़रिए से डेस्टिनेशन पे पहुँच रहा हूँ। तो ये डिसएडवांटेज है कि अगर वो स्टार्टिंग नोड पे ग्रीडी को अगर सही वैल्यू मिले लेकिन आगे का उसको पता नहीं होता, तो इस बेस पर इसकी डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिल रही होती है। ओके, बैक टू द वर्क। तो ग्रीडी अप्रोच के डिफरेंट एल्गोरिथम हो सकते हैं। उनमें से एक जो डिस्क्रीट की बुक में मेंशन किया गया है दैट इज सेड टू बी अ कैशियर एल्गोरिथम। क्या है ये? कैशियर एल्गोरिथम का मतलब ये है कि बैंक में कैशियर मौजूद है और वहाँ पर आने वाले जो क्लाइंट्स हैं वो उससे चेंज जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ करेंसी के साथ वो कैशियर बैंक पे मौजूद है। एज वी नो कि 100 सेंट मिलते हैं तो $1 बनता है, जो कि एक नोट के फॉर्म पर होगा। कॉइन के फॉर्म पर हमें क्या क्या मिल सकते हैं? 25 सेंट्स 1 क्वार्टर के बराबर होगा, 10 जो सेंट होगा वो 1 टाइम के, 5 सेंट जो होगा 1 निकल्स के, और 1 सेंट होगा वो पेनी के, 1 पेनी के बराबर होगा। तो ये कुछ यूनिट्स हैं। तो इस बेस पर जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है बैंक में कुछ करेंसी लेके, तो हम उसे चेंज देंगे, लेकिन ऑप्टिमल यानी मिनिमम नंबर ऑफ द कॉइन के काउंट के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट आता है $1 लेकर और उसे चेंज चाहिए, तो क्या बन सकता है मिनिमम कि मैं उसे 4 क्वार्टर दे दूं, कि उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कॉइन की क्वांटिटी कितनी रही? क्वांटिटी 4 रही, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे ये कहा जाए कि 36 सेंट को मैं मिनिमम नंबर ऑफ काउंट पे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे क्या दूंगा 1 क्वार्टर, ठीक है। 1 क्वार्टर देने से इसकी वैल्यूज़ 36 से माइनस होकर कितनी बच जाएगी? 9, ठीक है। अब 1 निकल दे सकता हूँ, जिसे मैं कैपिटल से कह रहा हूँ। अब वैल्यूज़ कितनी बच गई? 4। तो अब मैं क्या दूंगा इसे? 4 पेनीज दे सकता हूँ, ठीक है। करेंसी वैल्यूज़ क्या बच गई? 0। तो इस बेस पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ द काउंट सेंट का बना वो क्या बन गया? 6, यानी 36 सेंट को मैं 6 कॉइन में कन्वर्ट कर चुका हूँ बाय यूजिंग अ 1 क्वार्टर,
1 nickel and 1 penny। इसी तरह से हम कुछ स्टेप्स में देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कैशियर एल्गोरिथम से इस स्टेप को ख़त्म कर दूं थोड़ी देर के लिए, और उस बिहाफ पर अगर मैं किसी नंबर ऑफ डॉलर को कन्वर्ट करने का हूँ कैशियर एल्गोरिथम के ज़रिए से, तो आप यहाँ पर मिनिमम काउंट को चेंज होता हुआ देखेंगे ग्रीडी अप्रोच से, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कैशियर एल्गोरिथम को बताने का मतलब यहाँ पर ये था कि ये अप्रोच एक ग्रीडी अप्रोच को इस्तेमाल करती है, जिसके ज़रिए से क्लाइंट्स के जो भी करेंसी यूनिट है उसे बेस्ड ऑन द ग्रीडी अप्रोच चेंज में कन्वर्ट करके दे रही होती है। अब इसके प्रोसीजर को समझते हैं। चेंज के नाम से ये प्रोसीजर है। इसमें C1 C2 जो है टिल CR वैल्यू ऑफ दी डेनोमिनेटर्स हैं ऑफ कॉइन्स के, जहाँ पर C1 C2 की वैल्यूज़ जो है C1 जो है वो ग्रेटर होगा C2 से। इसका मतलब है जो करेंसी यूनिट आप देखें कि 25 सेंट ग्रेटर है 10 सेंट से, 5 सेंट से एंड 1 सेंट से, तो स्टेप बाय स्टेप जितने भी C की वैल्यू होगी वो बाद वाले से ग्रेटर होगी टिल CR, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब हमने लूप चलाया 1 to R, यानी 1 to R इसलिए हम चला रहे हैं ताकि जितने भी करेंसीज़ के कॉइन्स ऐड होते रहेंगे वो R तक जाएंगे, फाइनल तक जाएंगे। D of I यानी हर एक इंडिविजुअली यूनिट जो है काउंट द कॉइन ऑफ डेनोमिनेटर्स CI यूज्ड, n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू CI। अब D की वैल्यू एक एक करके ऐड होती रहेगी कॉइन्स के डेनोमिनेटर में और वो यूनिट को चेक करती रहेगी। यानी फॉर एग्जांपल जब 36 हमारे पास सेंट मौजूद था, तो यहाँ पर हम जब 1 काउंटर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका काउंट एक जगह सेपरेटली ऐड होता जा रहा है ना, 25, फिर उसके बाद क्या होगा 5 और उसके बाद 4, तो वो यूनिट ऐड होते रहेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट होते रहेंगे, तो जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या मैं अपने कॉइन को 36 के मुताबिक ऑप्टिमल करने में कामयाब हो चुका हूँ या फिर नहीं, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर बन रही होगी। तो डी पर एक एक वैल्यू ऐड होती रही, फिर एन जो था हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म पे है, उनमें से एक एक CI यानी यूनिट माइनस होती रहेगी, वेयर DI इज़ द नंबर ऑफ द कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेटर CI इज़ द लार्ज चेंज फॉर I इक्वल टू 1 to R। तो इस तरह से ये तमाम जो स्टेप्स थे कैशियर के, वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह हमने एग्जाम्पल पे करके देखा। सो ग्रीडी एल्गोरिथम्स के उसी कॉइन्स प्रॉब्लम को यहाँ पर एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव के ज़रिए से बताया गया है कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन n सेंट इज़ इन चेंज यूजिंग क्वार्टर, यानी अगर n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम यहाँ पर n सेंट को चेंज करवा सकते हैं बाय यूजिंग क्वार्टर्स, डाइम्स, निकल्स एंड पेनीज, यूजिंग द फ्यूएस्ट कम कॉइन्स के पॉसिबल में, एटलीस्ट 2 डाइम्स, एटलीस्ट 1 निकल एंड एट मोस्ट 4 पेनीज एंड कैन नॉट हैव 2 डाइम्स एंड 1 निकल। ठीक है, ये यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है। जबकि द अमाउंट ऑफ चेंज इन डाइम्स, निकल्स एंड पेनीज कैन नॉट एक्सीज 24 सेंट, यानी 24 से वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। सो वी यूज अ प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, हम कॉन्ट्रडिक्शन जानते हैं कहाँ पर हो रहा होता है। कॉन्ट्रडिक्शन का अप्रोच कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब आपके पास कोई स्टेटमेंट मौजूद हो P और जब आप उसका नेगेशन भी करें तो उसकी ट्रूथ वैल्यूज़ भी ट्रू ही आ रही हो जो ओरिजिनली P की आ रही थी, तो ऐसी सिनेरियो पे कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस होता है। So we will show that if we had more than the specified number of the coins of each type, we could replace them using a fewer coins that have the same values. We know that if we had 3 dimes, we could replace them with a quarter. ठीक है, अगर 3 डाइम्स होंगे, और डाइम्स का मतलब क्या है कि 10 सेंट, और देखें आप 3 लेंगे तो वो 1 क्वार्टर के बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, विथ आ निकल, यानी एक क्वार्टर और निकल, क्योंकि ये 25 है और निकल भी ले लूँगा तो ये 25 से 30 हो जाएगा, तो ये इसका इक्वलेंट हो जाएगा। इफ़ वी हैड 2 निकल्स वी कुड रिप्लेस दैम विथ अ डाइम, यानी 2 निकल है तो वो डाइम के बराबर होगा, यानी 5 के 2 110 के डाइम के बराबर है। इफ़ वी हैड 5 pennies वी कुड रिप्लेस दैम 1 निकल, एंड इफ़ वी हैड 2 dimes and a nickel वी कुड रिप्लेस दैम विथ अ क्वार्टर। सो बिकॉज वी कैन have at most 2 dimes and 1 nickel जो क्वेश्चन में बताया गया था, and 4 pennies, but we cannot have 2 dimes and 1 nickel. It follow that 25 cent is the most money we can have in dimes, nickels and pennies when we make change using the fewest number of the coins of n cent. तो कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए से हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व होता हुआ देख रहे हैं। And the last approach of the algorithm in this session is a scheduling talk.
ठीक है। शेड्यूलिंग टॉक का मतलब ये है कि किसी लेक्चर हॉल के अंदर डिफरेंट जो है हमारे पास प्रपोज टॉक्स मौजूद हैं, ग्रुप इंडिविजुअली कोई लोग बात कर रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं, तो हम उसको ग्रीडी अप्रोच के ज़रिए से कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ द प्रपोज टॉक विद स्टार्ट एंड एंड टाइम, ठीक है। प्रपोज टॉक है, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम हमें दिया जा रहा है, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है ग्रीडी एल्गोरिथम को टू शेड्यूल एज मैनी एज पॉसिबल इन अ लेक्चर हॉल, यानी एज मैनी एज पॉसिबल लेक्चर हॉल में वो कंस्ट्रक्ट कर सकें अंडर द फॉलोइंग एजम्पशन। क्या है पहला एजम्पशन? व्हेन अ टॉक स्टार्ट इट कंटिन्यू टिल द एंड, यानी जब टॉक स्टार्ट होगी तो वो उस वक्त तक चलेगी जब तक एंड ना हो जाए। ये क्या है? इंडिविजिबल है। नो सेकंड है, नो टू टॉक्स कैन अकर एट द सेम टाइम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो टॉक एक साथ नहीं हो सकते। अ टॉक कैन बिगिन एट द सेम टाइम दैट अनदर एंड, यानी एक ही टाइम पर वो स्टार्ट हो लेकिन एंडिंग अलग अलग हो, ठीक है, अनदर एंड हो। Once we have selected some of the talks, we cannot add a talk with is incompatible with those already selected because it's overlap, यानी अगर आपने किसी एक टॉक को सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसमें दूसरे को ऐड नहीं कर सकते जो इनकम्पेटेबल है। क्यों? क्योंकि ओवरलैप एटलीस्ट वन ऑफ दीज प्रीवियसली सेलेक्टेड टॉक, ओवरलैप वाले को आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके होंगे। अगर हाउ शुड वी मेक द बेस्ट चॉइस एट ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम, दैट इज विच टॉक टू डू पिक, यानी बेस्ट चॉइस क्या होगी कि हम किस टॉक को लें, उसमें बताया जा रहा है 3 स्टेप पे। द टॉक दैट स्टार्ट अर्लीस्ट अमंग दोज कॉम्पेटेबल विथ ऑलरेडी चूजन टॉक, यानी जो टॉक पहले स्टार्ट हो रही है हम उसी को प्रेफर कर रहे हैं। द टॉक दैट इज शॉर्टेस्ट अमंग दोज ऑलरेडी कम्पेटेबल, यानी जो शॉर्ट हो ऑलरेडी कम्पेटेबल हो उसे हम ले सकते हैं। द टॉक दैट एंड अर्लीस्ट, जो टॉक पहले ख़त्म हो अमंग दोज कॉम्पेटेबल विथ ऑलरेडी चूजन टॉक, यानी जो पहले से कॉम्पेटेबल हैं और ऑलरेडी लिए जा सकें उनमें से जो अर्लीस्ट एंड हो रही हैं हम उसे ले सकते हैं। तो ये कुछ एजम्पशंस थे जिस बेस पर हमने ग्रीडी अप्रोच शेड्यूलिंग टॉक पे लगानी है। देखें 3 एग्जाम्पल दी गई हैं। पहला टॉक जो है 8 बजे स्टार्ट हो रहा है सुबह और 9:45 पर एंड हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। सेकंड जो है वो 9 पे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, यानी 8 से 9 इसी में, तो यहाँ पर ये इंटरप्ट कर रहा है। लेकिन थर्ड टॉक को आप देखें तो पहले के एंड पर, जो पहले का एंड है वो इसका क्या बन रहा है, स्टार्ट, और इसका एंड भी चेंज है और इसका एंड भी चेंज है, ठीक है। लेकिन मिड वाले को अगर आप देखें तो ये इन दोनों को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। लिहाजा मैं बेस्ट चूज पर इसे और इसे प्रेफर कर सकता हूँ, जबकि इसे नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे करूँगा तो सिर्फ एक टॉक एक्सेप्ट होगी, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी चीज़ को एल्गोरिथम पे देखिए कैसे बताया जा रहा है। एक प्रोसीजर है शेड्यूल के नाम से, S1 से लेकर स्टार्ट टाइम S को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि E जो है वो एंड टाइम को कर रहा है, और हर एक स्टार्ट टाइम जो है वो लेस देन इक्वल टू है, यानी या तो वो लेस होगी सेकंड वाले से या उसके बराबर होगी, और यही एंड की है, यानी पहले वीडियो की एंड टाइम जो है टॉक की सेकंड वाले से या तो लेस देन होगी या उसके बराबर होगी। आगे लिखा हुआ है सॉर्ट टॉक बाय फिनिश टाइम एंड रिकॉर्डर सो दैट जो सॉर्ट होगी वैल्यूज वो फिनिश टाइम के जरिए से होगी। तो इस बेस पर हम देखेंगे कि जो एंड टाइम है वो सेकंड वाले से या तो लेस होगी या उसके बराबर होगी, एंड टिल टू द वैल्यू ऑफ n। अब हमने यहाँ पर s की वैल्यू को 5 से रिप्रेजेंट किया, यानी नल वैल्यूज इनिशियली हमने रखी, और j की वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 to n, यानी जितने भी टॉक्स होंगे उन तमाम को कवर किया जाएगा। तो इफ j यानी जो j वेरिएबल है इज कॉम्पेटेबल विथ s, यानी वो कॉम्पेटेबल है j के साथ, तो क्या करो, s यूनियन टॉक j करो, यानी s इनिशियली नल था और टॉक में जो भी वैल्यूज आई हैं वो उसके साथ क्या हो जाएंगी, यूनियन हो जाएंगी, यानी तमाम वैल्यूज ऐड होती जाएंगी, यानी एक से ज़्यादा टॉक आ गई 1 2 3, वो तमाम s में आते रहेंगे। एंड s इज़ अ सेट ऑफ द टॉक शेड्यूल, और s वो हमारा टॉक होगा जो शेड्यूल्ड होगा, यानी इस प्रॉब्लम पे हमारे पास T1 एंड T3 ये दोनों शेड्यूल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कॉम्पेटेबल हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने शेड्यूलिंग टॉक को बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन यहाँ पर अंडरस्टैंड किया और उसके बिहाफ पर प्रोसीजर को भी देखा। एंड द लास्ट थिंग इज़ अ हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग प्रॉब्लम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर हम रिसर्च वे पे भी कह सकते हैं, और काफ़ी गैप है इसके अंदर इन अ फॉर्म ऑफ द रिसर्च। हॉल्टिंग प्रॉब्लम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन डेप्थ देखते हैं, लेकिन डिस्क्रीट पे एक बेसिक आइडिया एल्गोरिथमिक वे पे हम इसे समझते हैं। So we now describe a proof of one of the most famous theorem in computer science. We will show that there is a problem that cannot solve using any procedure, right? So that is, we will
लिंक शो देयर आर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विल स्टडी इन अ हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो अनसॉल्वेबल होते हैं, किसी प्रोसीजर के ज़रिए से सॉल्व नहीं किया जा सके होते हैं, उनमें से एक हॉल्टिंग प्रॉब्लम है। इट आस्क वेदर देयर इज़ अ प्रोसीजर दैट डज दिस, इट्स टेक एज अ इनपुट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इनपुट टू अ प्रोग्राम एंड डिटरमाइन वेदर द प्रोग्राम विथ इवेंचुअली स्टॉप वैन रन। ठीक है, विथ दिस इनपुट, यानी उस प्रोग्राम को जिसको आप चलाना चाह रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाता है रनिंग के दौरान जब वो इनपुट दिया जाता है जिसके लिए वो बनाया गया। इट विल बी कन्वीनियंट टू हैव अ सच प्रोसीजर if it exists, certainly being able to test whether a program entered into a infinite loop would be helpful when writing and debugging program। यानी यहाँ पर बड़ी अहम चीज़ बताई जा रही है, certainly being able to test whether a program, यानी इस चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है कि जब आप entered होते हैं इनफाइनाइट लूप के अंदर, ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम को राइट करें या उसको डिबग करके टेस्ट कर सकें कि ये क्या हो रहा है। इस हॉल्टिंग प्रॉब्लम को समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्रामेटिक व्यू बनाया गया है, इस चीज़ को समझते हैं, इस इमेज को समझते हैं। देखें, हमारे पास इनपुट एक प्रोग्राम है जो P एज अ P इनपुट जा रहा है और P एज अ प्रोग्राम भी है और P एज अ इनपुट भी है, दो चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या प्रोसीजर आप कह लें जिसका नाम H है, विच मीन हॉल्ट। P और I इसके दो पैरामीटर हैं, यानी ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है, और ये दोनों हमारे पैरामीटर हो गए, ठीक है, इन शॉर्ट। अब जब इस प्रोग्राम को हमने रन किया तो ये एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है HPP, यानी H हमारा प्रोसीजर, PP हमारा क्या हो गया, पैरामीटर्स हो गए। अब जब इसे एक प्रोग्राम K ऑफ P पर इनपुट किया जाता है तो इस बेस पर ये एक डिसीजन लेता है, क्या, इफ़ HPP, यानी अगर हॉल्टिंग प्रॉब्लम में इनपुट एज अ पैरामीटर P एंड P डालता हूँ तो वो हॉल्ट प्रोसीड करता है, वगरना लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, फॉर एवर चलता रहेगा। सेकंड कंडीशन पे कहता है कि इफ़ HHP लूप फॉर एवर चलेगा, तो अगर प्रोग्राम चलता रहेगा तो आपका जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। यानी हॉल्ट का मतलब ये है कि एक ऐसे स्टेप्स पर आकर रुक जाए आपका प्रोग्राम कि वो एक क्वेश्चन बन जाए आपके लिए और आपसे ही पूछे कि एक्चुअली अब आप क्या चाहते हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं अपने इस सिस्टम ऑफ प्रोग्राम के जरिए से, ठीक है। इस चीज़ को बेसिक मजीद डेफिनेशन से समझते हैं। हॉल्टिंग मीन्स देयर दैट द प्रोग्राम ऑन सर्टेन इनपुट विल एक्सेप्ट, okay, I'm going to change that, will accept it and hold or reject। देखो ये क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, किस कंडीशन के लिए, सर्टेन इनपुट के लिए, जो एक्सेप्ट करे या होल्ड करे, रिजेक्ट करे या होल्ड करे, यानी एक्सेप्ट कर ले या होल्ड करे, ठीक है, या फिर रिजेक्ट करे और होल्ड करे। एंड इट वुड नेवर गो इनटू अ इनफाइनाइट लूप, और वो कभी नहीं जाएगा इनफाइनाइट लूप में। बेसिकली हॉल्टिंग मीन्स टर्मिनेटिंग। सो can we have the algorithm that will tell that the given program will halt or not, यानी कोई ऐसा हमारे पास algorithm है जो ये कहे कि या तो halt होना है या नहीं होना है in term of the Turing machine। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ते हैं इस चीज़ को। will it terminate when run on some machine with some particular given input string, यानी वो कुछ मशीन पर किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के साथ चलता है और वो काम कर रहा होता है। तो इस तरह से हमने हॉल्टिंग प्रॉब्लम को भी इन शॉर्ट वे पे यहाँ पर देखा। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस सेशन के अंदर हमने मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा, जिसमें हमने नाइव स्ट्रिंग मैचर देखा, ग्रेडी अप्रोच देखे, शेड्यूलिंग टॉक देखा और हॉल्टिंग प्रॉब्लम देखा। अब हम नेक्स्ट सेशन पे ग्रोथ ऑफ फंक्शंस को देखेंगे, जो कि चैप्टर 3 का एक मज़ीद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस देखेंगे, किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे देखा जाता है, किस तरह की वैल्यूज़ देखी जाती हैं, ग्रोथ से क्या मुराद है, और इसमें कंप्यूटर साइंस की क्या ब्यूटी मौजूद है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से हमारे चैनल पे जुड़े रहें कि इसी तरह की चीज़ें हम बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इसी तरह से चीज़ें आपके लिए बनाता रहूं। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात हो गई, सी यू देयर।